Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video and today we are going to revise the chapter functions for the board's 2024 exam, and this is the one shot video of the chapter functions in which we will revise all the topics related to this chapter. Now let us start this. First of all, we'll understand what is the meaning of a function. फंक्शन हमारे प्रोग्राम का कोई भी एक पार्ट होता है जो डेटा पे वर्क करता है और आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है, ठीक है, एंड इट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म द रिलेटेड टास्क. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. पहले क्या होता था कि जो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती थी उनके पास वो सिम का जो स्लॉट था वो एक ही बनाती थी. तो अगर मान लीजिए एक सिम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नेटवर्क इश्यू आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सही से काम नहीं करती थी. तो लोग क्या करते थे, दो फ़ोन लेके साथ में जाते थे ताकि अगर एक वर्क नहीं कर रहा तो दूसरे से हम काम कर लें, ठीक है. बट आज के टाइम पे मोबाइल कंपनीज क्या कर रही हैं, दे हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द मोबाइल्स विद अ डुअल सिम स्लॉट फैसिलिटीज. अभी जो हमारे पास मोबाइल फोन्स आ रहे हैं उसमें डुअल सिम के स्लॉट्स हैं, ठीक है. तो आप एक ही मोबाइल में दो सिम्स को इंसर्ट कर सकते हैं एक ही काम के लिए, ठीक है. कॉलिंग करनी है या कोई और वर्क करना है तो आप उन सभी वर्क के लिए दो सिम को यूज कर सकते हो. इससे हमारा काम क्या हुआ, ईजी हुआ, कंफर्टेबल हुआ और कॉस्ट इफेक्टिव हुआ, ठीक है. हमें नया फोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी. अब यही काम हमारा फंक्शन में होता है. जब हम कोई भी प्रोग्राम एक सीक्वेंस फॉर्म में लिखते हैं तो उस केस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आता है. तो बार बार हमें उस प्रोग्राम को रन करना पड़ता है. तो ये हमें काम ना करना पड़े तो हम एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं कि वो हमें काम करके दे दे और सारा काम हमारा एक ही प्लेस पे हो जाए. अब इसको समझने के लिए हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं. fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ऐसा आपने मैथ्स में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, ठीक है. यहाँ पे जो हमारा f है इट इज अ फंक्शन और x क्या है, इट इज द आर्ग्यूमेंट. और 2x स्क्वायर क्या है, ये इसकी फंक्शनैलिटी है. ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स. अब हम x की जो भी डिफरेंट वैल्यूज देंगे इससे फंक्शन हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न करके देगा. अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लूँ तो आई विल गेट माई आंसर एज, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू 1 ले लूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2. अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यू लें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8. सो डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज पे वी आर गेटिंग द आंसर एज द डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है. अब इसी चीज को अगर आपको पाइथन में एज अ फंक्शन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे. सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखना है डेफ, देन एक फंक्शन का नेम, यूजर डिफाइंड फंक्शन, आप कोई भी नाम दे सकते हो. फिर जो आपकी उसमें आर्ग्यूमेंट थी वो आपको स्पेसिफाई करनी है यहाँ पे. देन यू हैव टू पुट द साइन ऑफ कॉलन. और जो आपकी फंक्शनैलिटी है वो थोड़ा सा इंडेंटेशन के साथ नीचे आएगी. r इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो रही है और पावर के लिए हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करते हैं. देन रिटर्न r, ये फंक्शन हमें r को रिटर्न करके देगा, ठीक है. अब इस फंक्शन को हमने कैसे लिखा समझते हैं. डेफ का मतलब है फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, यानी कि हम फंक्शन को लिखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे. उसके बाद जो ये कैल्क लिखा हुआ है ये एक आइडेंटिफायर है. आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल का नेम होता है, किसी फंक्शन का नेम होता है, और यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम है कैल्क. और ये जो वेरिएबल्स आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, ये आप पैरामीटर भी बोल सकते हो या फिर आप इन्हें आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है. और लास्ट में आपको यहाँ पे कॉलन का साइन दिख रहा है. ये फंक्शन की डेफिनेशन जब स्टार्ट होती है तो पहली लाइन के एंड में आता है, ठीक है. इसका मतलब है इसके नीचे का पार्ट जितना भी है वो एक ब्लॉक कहलाएगा. ब्लॉक होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, और इसके नीचे जब कर्सर आप लाओगे तो ऑटोमेटिकली इंडेंट होके आएगा, थोड़ा सा स्पेस देके आएगा. एंड द स्टेटमेंट्स इंटेंडेड बिलो द फंक्शन डिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन. जो इस कॉलन के नीचे स्टेटमेंट है वो ये बताती हैं कि इस फंक्शन का काम क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है. तो इसमें कितनी स्टेटमेंट है, 1 2. तो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स इन दिस फंक्शन. इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन. क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द फंक्शन. और ये फंक्शन आपको रिटर्न भी करके दे रहा है वैल्यू विच इज द r. जो भी वैल्यू सॉल्व होगी, वैल्यू जो भी आएगी सॉल्व होकर वो किस में स्टोर होगी, r में, और r जो वैल्यू है दैट विल बी रिटर्न बाय द फंक्शन. तो इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है. अब अगर मैं इसको फंक्शन में ना लेके एक नॉर्मल सिक्वेंशियल प्रोग्राम की फॉर्म में लिखूं, जैसे कि मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, r इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्रिंट r. फिर नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 2 ली, r इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्रिंट r. तो इस केस में क्या हुआ कि x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना. तो आई हैव टू मेक चेंजेस इन द प्रोग्राम. आउटपुट तो आ जाएगा लेकिन हमें कोड बार बार लिखना पड़ रहा है, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए.
तो इसीलिए हमें ये कोड बार बार ना लिखना पड़े, उस कोड को हम रीयूज कर सकें, दैट इज वाई हम क्या बनाते हैं, फंक्शन। और जैसे ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से, ऐसे हमारी मेमोरी में भी स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होता है, लेकिन फंक्शन के केस में हमें वो काम सिर्फ एक बार करना है, विच कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, तो इट विल ऑक्यूपाई लेस मेमोरी स्पेस। सो हमने लिखा डेफ कैल्क एक्स आर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर रिटर्न आर। अब यहाँ पे आई कैन गिव द वैल्यू ऑफ एक्स एज 1 ऑल्सो एंड 2 ऑल्सो, मैं इकट्ठा भी दे सकती हूँ। ये तो है फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन काम तभी करता है जब हम इसे कॉल करते हैं। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो कॉलिंग के टाइम पे I can give the two calling statement. For one, I can give the value as 1 in the x, and for the next time I can give the value of x as 2. तो एक ही बार में हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा 2 बार, और हमें बार बार इस कोड को लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन तो हमने लिख दिया, लेकिन ये जो बॉडी है, दिस बॉडी ऑफ द फंक्शन विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन कॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फंक्शन को कॉल करने के बहुत सारे तरीके हैं। पासिंग लिटरल एज एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि हम कोई फिक्स्ड वैल्यू पास कर दें, जैसे कि कैल्क 4। ये कहाँ लिखना है, ये रिटर्न आर लिखा, इसके नीचे आप लिख सकते हो कैल्क 4, इसके इंडेंटेशन में आएगा जहाँ पे डेफ लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर आप किसी उस वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हो और उस वेरिएबल को फंक्शन की इसमें लिख सकते हो, ठीक है। कॉल करने के लिए हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं, और यहाँ पे जितने हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं उतनी हमारी आर्ग्यूमेंट्स जाती हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख दिया, या फिर मैंने ले लिया num इज इक्वल टू 5 और कैल के अंदर लिख दिया num, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू 5 जाएगी, और 5 वैल्यू किसके पास जाएगी, x के पास। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 25 2 50 वैल्यू विल बी रिटर्न। और हम क्या कर सकते हैं, हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, जैसे कि मैंने कहा n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। जो नंबर एंटर कराया उसे फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया। n में वैल्यू यूजर से ली तो n को हमने यहाँ पास कर दिया। और हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये प्रिंट है, इसके अंदर हमने कॉल किया हुआ है फंक्शन और उसकी वैल्यू दे दी। ये काम तो हमने सबसे पहले भी किया, और इस पूरे को हमने प्रिंट स्टेटमेंट में दे दिया। तो जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। या फिर हम किसी एक्सप्रेशन में भी इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैल्क 7 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया वो किस में स्टोर हो गया, डी कैल्क में, ठीक है। सो आप डिफरेंट डिफरेंट वे से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कोई भी वे आप ले सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे ये फंक्शन एज इट इज लिखा हुआ है और सिंपली हमने दे दिया कैल्क 8, तो जो ये 8 है ये किसके पास गया, x के पास, 2 इंटू 8 का स्क्वायर। तो ये आपको सॉल्व करके 8 8 जा 64, 64 2 जा 128 रिटर्न करके आपको ये रिटर्न करके वैल्यू इसमें जाएगी, ठीक है। द फंक्शन बॉडी ओनली गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, यानी कि ये जो बॉडी है, ये जो 2 स्टेटमेंट है, ये फंक्शन की बॉडी है, ये तभी एग्जीक्यूट होंगी जब आप फंक्शन को इस तरह से या डिफरेंट किसी और तरीके से कॉल करेंगे। अगर आपने सिर्फ ये लिखा 1 2 एंड 3 इतना लिखा और ये स्टेटमेंट आपने नहीं दी है, तो उस केस में कुछ भी नहीं होगा, नो आउटपुट विल बी गिवन। अब इसके लिए हम पाइथन पे चलते हैं और यहाँ से हम इस फंक्शन को कॉल करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया डेफ कैल्क, और यहाँ पे हमने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया दैट इज x। देन वी से r इज इक्वल टू 2 इंटू x रेज़ टू द पावर 2 एंड देन वी से रिटर्न r, ठीक है। एंड अगर मैं इसको कॉल ना करूं एंड आई रन इट, विल आई गेट एनी आउटपुट, नो, आई एम नॉट गेटिंग एनी आउटपुट। सो इन ऑर्डर टू गेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन बॉडी वी नीड टू कॉल दिस। सो हमने कह दिया कैल्क 4, ठीक है। अब कैल्क 4 करके वैल्यू रिटर्न तो देगा, लेकिन आउटपुट अभी भी नहीं आएगा जब तक आप इसमें प्रिंट स्टेटमेंट नहीं देते। तो यहाँ पे आपने ये किया तो इसने अभी आउटपुट नहीं दिया क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया। तो आप इसको यहाँ पे प्रिंट लगा दो, प्रिंट कैल्क 4, ठीक है। सो 4 4 16 2 32 ऐसे दे सकते हैं आप इसे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कह दिया num इक्वल्स टू 5 और 4 के प्लेस पे हम यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज कर देंगे दैट इज num। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, 5 5 25 2 50, ये आंसर आ गया हमारे पास। या फिर आप इसमें क्या कर सकते थे, हमने इसमें और भी देखे थे। आप इसमें क्या कर सकते हैं,
आप इसमें इस तरह से दे सकते हैं, यूजर से वैल्यू ले सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट अभी हमने लेके देखी, या फिर आप इसे एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेशन में कैसे यूज करना है, जैसे कि मैंने कह दिया, यहाँ पे कहा डी कैल्क इक्वल्स टू 2 इंटू कैल्क नम। ठीक है, ऐसे दे दिया हमने, चाहे आप नम में वैल्यू दो या डायरेक्ट वैल्यू दो, दैट इज योर चॉइस। अब इसको आपने सॉल्व किया, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी, प्रिंट डी कैल्क। ठीक है, अब हमने इसको रन कर दिया। अब रन करने पे वी आर गेटिंग द आउटपुट एज 100, क्योंकि 5 गया था, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 52 जा 100, तो 100 आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ ये फंक्शन आपका काम करता है। अब इसको समझने के बाद हम कैसे करेंगे, अब इसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को समझते हैं। फंक्शन समझ में आ गया, कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया। सबसे पहले डेफ लिखना है, विच इज अ कीवर्ड। इसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है। इसके बाद जो आप पैरामीटर देना चाहते हैं वो आपको लिखना है। अगर आपको नहीं देना है, दैट इज ऑल्सो फाइन। फिर फंक्शन क्या काम करा रहा है वो लिखना है, और रिटर्न स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं, दैट्स योर विश। ठीक है, अब बेसिकली इसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को समझते हैं कि जब फंक्शन हम बनाते हैं तो स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। व्हाट इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन? अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब होता है द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। जब एक प्रोग्राम को रन किया जाता है तो कौन सी स्टेटमेंट एक के बाद एक करके किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं, उसे कहते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4 4 लाइन्स है। a 10 b 20 c इक्वल्स टू a प्लस b, द सम इज c। तो एक सीक्वेंस में ही आ रही है, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 30। तो सम इज c, हमारे पास आंसर आ गया c। तो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, 1 2 3 एंड 4। अब जब हम यहाँ पे ये 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब ये मेरे पास एक फंक्शन है। सबसे पहले डेफ कीवर्ड है, ग्रीट मेरा फंक्शन है। यहाँ पे आई एम नॉट हैविंग एनी पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, तो ये भी इस तरह से भी फंक्शन बना सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर काम क्या हो रहा है, प्रिंट हेलो हो रहा है। और फंक्शन से बाहर का जो पार्ट होता है, ऊपर हो या नीचे हो, जो विदाउट इंडेंटेशन लिखा गया, उसे हम कहते हैं मेन। तो इसलिए हैशटैग मेन लिखा है कमेंट बनाने के लिए। फिर हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इसकी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, सबसे पहले वो यहाँ जाएगा, बिल्कुल पहली लाइन पे जाएगा जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट है। तो 1 पे गया, फिर 1 के बाद ये फंक्शन की बॉडी में तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे कॉल नहीं किया गया। तो 1 से इट विल गो टू लाइन नंबर 4। कहाँ गया, लाइन नंबर 4 पे। और जैसे उसे कॉलिंग दिखी, वापस से वो कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 1 पे। तो 1 से 4, 4 से वापस 1। अब कॉलिंग के बाद वो डेफिनेशन पार्ट पे आया, यानी कि हेडर पे आया, तो अब वो फंक्शन की बॉडी पे जाएगा, विच इज लाइन नंबर 2। तो 1 4 1 2, दैट इज आवर आंसर। और कमेंट को वो रीड नहीं करता है, तो वो लाइन आपकी रीड नहीं होगी। दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। एक और देखते हैं, डेफ इंक्रीमेंट है हमारे पास। डेफ इज द कीवर्ड, इंक्रीमेंट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, एक्स उसका पैरामीटर। फंक्शन की बॉडी में वर्क हो रहा है एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। मेन में आए 3 ब्लैंक लाइन है, ब्लैंक लाइन और कमेंट पे वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में आपको वो लाइंस नहीं लिखनी। मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का ऐसा कुछ नहीं आता, लेकिन इसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पता होगा। x इक्वल्स टू 3, प्रिंट x, इंक्रीमेंट x, प्रिंट x। ओके, सबसे पहले कहाँ गया, लाइन नंबर 1 पे। 1 के बाद कहाँ पहुंचेगा, बॉडी में तो जा नहीं सकता जब तक कॉल नहीं किया। ब्लैंक लाइन को छोड़ दिया और कमेंट वाली लाइन को छोड़ दिया। 3 और 4 को छोड़ के कहाँ पहुंचा, 5 पे। ठीक है, 1 के बाद पहुंचा 5 पे, और 5 के बाद कहाँ जाएगा, 6 पे। प्रिंट करा दिया x। ठीक है, उसके बाद 6 के बाद कहाँ गया, 7 पे। अब ये जो स्टेटमेंट है, दैट इज अ फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। कैसे पता लगता है कि फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन की डेफिनेशन में जो नाम है फंक्शन का, वही कॉलिंग के टाइम पे सिर्फ नाम यूज होता है, और उसमें कोई पैरामीटर है तो वो यूज होता है। यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है वो चेंज भी हो सकती है, नाम चेंज भी हो सकता है, या कोई वैल्यू भी पास हो सकती है। ठीक है, सेम भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, या वैल्यू भी पास हो सकती है। तो यहाँ से वो कहाँ पहुंचा, 7 से लाइन नंबर 1 पे। तो 1 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और 7 से वापस पहुंचा 1 से। अब जब कॉलिंग के बाद वो 1 पे आया, तो इसकी फंक्शन के बॉडी के अंदर जाएगा। तो कहाँ जाएगा, 2 पे, और फिर 2 के बाद कहाँ जाएगा,
कुछ रिटर्न नहीं कराया, तो वापस से जहां से कॉल किया था उसके नेक्स्ट लाइन में जाएगा, दैट इज लाइन नंबर 8। तो 1567128, ये देखो दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, एरिया इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ए एंड बी इसके पैरामीटर्स हैं, रिटर्न ए इंटू बी। देन यहाँ पे कॉल किया गया है फंक्शन को, यहाँ पे दो पैरामीटर्स थे ए एंड बी, इसलिए यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं 4 एंड 5। ये रिटर्न जो हो रही है वैल्यू रिटर्न ए इंटू बी, ये जाके कहाँ स्टोर होगी, पी में। फिर इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो लाइन नंबर 1 से कहाँ पहुंचा, 2 में नहीं जा सकता, 3 पे नहीं जाएगा, 1 से कहाँ जाएगा, 4 पे। यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो कॉलिंग करते ही वापस कहाँ जाएगा, 1 पे गया। तो 1 से कहाँ गया, 1 से कहाँ गया, 4 पे, और 4 से कहाँ गया, 4 से वापस आया आपका, 1 से गया 4 पे, और 4 से वापस गया आपका 1 पे। अब कॉल हो गया फंक्शन, तो कहाँ जाएगा, 2 पे, और 2 के बाद रिटर्न करें, जब भी रिटर्न होती है वैल्यू तो वापस उस स्टेटमेंट पे आता है जहां से फंक्शन को कॉल किया होता है। और कॉलिंग कौन सी लाइन से है, 4 से है, और फिर कहाँ पहुंचा, 5 पे, 1 4 1 2 4 5। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक पार फंक्शन है, एक कैल्क स्क्वायर फंक्शन है, एंड नीचे मेन का पार्ट है, 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लाइन नंबर 1 से आया, 1 के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, जहां मेन का पार्ट है। मेन का पार्ट से पहले अगर कोई डेफ से कोई भी फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे जाएगा। तो 1 के बाद ये कहाँ पहुंचा, 5 पे। 5 के बाद ये कहाँ पहुंचा, कमेंट को छोड़ दिया लाइन नंबर 8 पे। लाइन नंबर 8 के बाद कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 9 पे। 9 में कैल्क स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया हुआ है। ठीक है, अब देखो कैल्क स्क्वायर फंक्शन कौन सी लाइन में है, लाइन नंबर 5 में। तो 8 से पहुंचा 9 पे, और 9 से पहुंचा 5 पे। तो यहाँ से वैल्यू गई, जो भी वैल्यू रिटर्न हो गई कहाँ आती है, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है। तो यहाँ से ये वापस कहाँ आया, यहाँ पे आया, दैट इज लाइन नंबर 9 में आया। ठीक है, अब ये रिटर्न हो गया। अब 9 के बाद ये कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 10 में जाएगा। 10 में प्रिंट हो गया, 10 के बाद ये कहाँ जाएगा, 11 में जाएगा। 11 पे गया तो इसने देखा पार फंक्शन को कॉल किया हुआ है, बी और पी इसमें पैरामीटर्स है, इसमें 2 और 3 आर्ग्यूमेंट्स है। तो 11 से ये कहाँ पहुंचा, 1 पे पहुंचा। 11 से 1 पे पहुंचा, एक मिनट बीच में 5 के बाद आपका 6 रह गया। ठीक है, यहाँ पे 5 पे पहुंचा, 1 पे पहुंचा। 1 पे जाने के बाद इसने क्या किया, सेकंड और थर्ड लाइन को सॉल्व किया, मतलब एग्जीक्यूट किया। तो 1 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3। अब ये जो वैल्यू रिटर्न हुई है कहाँ जाएगी, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया, दैट इज दिस स्टेटमेंट, लाइन नंबर 11। ठीक है, तो इसके बाद ये पहुंचा लाइन नंबर 11 पे, और लास्ट में पहुंचे लाइन नंबर 12। ठीक है, तो इस तरह से हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। 1 5 8 9 5 6 9 10 11 1 2 3 11 12। ठीक है, चलिए अब ये वाला देखो, इसी के जैसा है, थोड़े से चेंजेस हैं। दो फंक्शंस हैं आपके पास यहाँ पे, पार और कैल्क स्क्वायर। सबसे पहले गए लाइन नंबर 1 में, 1 से कहाँ जाएंगे, 1 से हम जाएंगे 5 पे। तो 1 के बाद कहाँ गए, 5 पे। 5 के बाद यहाँ से हम जाएंगे मेन पे, दैट इज लाइन नंबर 9 पे पहुंचे। फिर जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन में गए, लाइन नंबर 10 पे, हमने देखा कि कैल्क स्क्वायर फंक्शन हैज बीन कॉल्ड। तो यहाँ से हम कहाँ पहुंचे, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया, दैट इज लाइन नंबर 5। अब जब फंक्शन कॉल करने के बाद उसके हेडर पे पहुंचे, तो अब हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। बॉडी में जाएंगे हम लाइन नंबर 6 पे। अब 6 में हमने देखा कि इसके अंदर पार फंक्शन को कॉल किया गया, जो कि ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ से हम कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे लाइन नंबर 1 पे। 1 से कहाँ जाएंगे, इसके नीचे की बॉडी में जाएंगे, दैट इज लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3। 2 और 3 पे पहुंचे। अब इसमें कहा रिटर्न y, तो ये कहाँ रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ लेके जाती है, जहां फंक्शन को कॉल किया गया। तो वापस हम कहाँ पहुंचे, फंक्शन कॉल किया गया था लाइन नंबर 6 पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट लाइन है लाइन नंबर 7। इसने कहा रिटर्न a, तो रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ लेके जाएगी, जहां पे कैल्क स्क्वायर फंक्शन कॉल किया गया था, दैट इज लाइन नंबर 10। तो 7 के बाद हम पहुंचे 10 पे।
अब 10 वाले में कहाँ रिजल्ट स्टोर है, रिजल्ट वेरिएबल में, और नेक्स्ट लाइन है प्रिंट रिजल्ट दैट इज 11। तो 1 5 9 5 6 1 2 3 6 7 10 11, ये हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। ठीक है, इसका हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेफ एरिया a कॉमा बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसमें फंक्शन बॉडी में कितनी स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, और फंक्शन को कॉल किया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले कहाँ गए, लाइन नंबर 1 पे। 1 के बाद कहाँ गए, फंक्शन की बॉडी को तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो 1 से डायरेक्ट हम जाएंगे 6 पे, 1 से 6 पे गए। यहाँ से हम वापस कहाँ गए, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया, दैट इज लाइन नंबर 1। अब बॉडी को एग्जीक्यूट करो, लाइन नंबर 2, देन 2 के बाद 3। अब 3 देखो, ये कह रहा है रिटर्न सी। ठीक है, तो ये रिटर्न कह रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया, दैट इज लाइन नंबर 6 पे गया। ठीक है, तो क्या ये कभी प्रिंट स्टेटमेंट पे वापस आएगा, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नो। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट से पहले दी गई है तो वो प्रिंट स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट हमें कहाँ लेके जाती है, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया, वो वापस से F4 पे आ ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू दिस कोड। तो क्या है, 1 6 1 2 3 6, दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। आई होप अब आपको समझ में आ गया किस तरह से कॉल करके हमें कैसे कैसे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। अब ये जो टॉपिक है ये आपको हेल्प करेगा जब आप आउटपुट के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस हमने पढ़ लिया क्या होता है, कैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, उसका एडवांटेज क्या है एज कम्पेयर टू द सिक्वेंशियल प्रोग्राम। आप उसे रीयूज कर सकते हो, ठीक है ना, यू डोंट हैव टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन, आपका टाइम भी सेव होता है एंड इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास 3 फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो कि प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं पाइथन की लाइब्रेरी में, और यूज के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था लेन फंक्शन होता है स्ट्रिंग, लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में। टाइप फंक्शन होता है टू फाइंड द डेटा टाइप, इंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, इनका अपना एक वर्क है। दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस, यानी कि पहले से बने हुए फंक्शन जिनका अपना कुछ पर्टिकुलर वर्क है। ठीक है, फिर होता है फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बिना उस मॉड्यूल को इंपोर्ट किए हुए हम यूज नहीं कर सकते, पहले हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा तभी हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो POW पार फंक्शन है वो हमारा मैथ मॉड्यूल में है, ऐसे जो मीन फंक्शन है वो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का है, तो पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है फिर इसे हम यूज करते हैं। फिर आते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो फंक्शन जो एज अ प्रोग्रामर, एज अ यूजर हम खुद बनाते हैं। जैसे आपने देखा था अभी हमने ये प्रोग्राम बनाया था कैल्क करके, तो ये जो कैल्क है ये फंक्शन का नाम है, तो ये हमने खुद से दिया, तो इसको हम कहेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब देखो आपके सामने एक फंक्शन बना हुआ है सम नाम से, ये फंक्शन का नाम है, ये कीवर्ड डेफ है, और x और y को हम बोलेंगे पैरामीटर्स। इसको हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स इंटरचेंजेबली बोल देते हैं, लेकिन इसको x और y को हम मेनली बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, ये कॉलन का साइन है, और इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं फंक्शन हेडर। क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर। ऐसे ही इस प्रोग्राम में है डेफ ग्रीट, यहाँ पैरामीटर्स नहीं है, तो ये पूरी की पूरी लाइन विद द कॉलन क्या है, फंक्शन हेडर। ठीक है, और फिर इसकी बॉडी में क्या है, s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रिटर्न s। ये दो लाइन जो है ये फंक्शन की बॉडी है, ये थोड़ा सा गैप देके आई है, ये फंक्शन की बॉडी है, और इसके अंदर ये जो लाइन है प्रिंट गुड मॉर्निंग, ये इस फंक्शन की बॉडी है। ठीक है, अब इसमें ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, लेकिन इसमें रिटर्न नहीं कर रहा है, तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, दैट इज ओके। ठीक है, इसमें भी कीवर्ड डेफ है और इसमें फंक्शन का नाम है ग्रीट। ठीक है, पैरामीटर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो पहली लाइन है जिसमें डेफ कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, पैरामीटर्स हो या ना हो और कॉलन का साइन है, उसे आप क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर। ठीक है, अब देखो एक एक करके इनको समझते हैं। फंक्शन हेडर, फर्स्ट लाइन फंक्शन डेफिनेशन की जिसमें कीवर्ड डेफ है, कॉलन से एंड हो रहा है, फंक्शन का नेम है, और पैरामीटर्स हो या ना हो, दैट इज नोन एज फंक्शन हेडर। दूसरी चीज है पैरामीटर्स, पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन हेडर वाली लाइन में पैरेंथेसिस में जो भी आपके वेरिएबल्स हैं x और y, यहाँ हमेशा वेरिएबल्स ही रहेंगे, किसी नाम ही रहेगा, कोई ना कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इसे आप बोलते हो पैरामीटर्स, फंक्शन हेडर के पैरेंथेसिस में जो भी वेरिएबल्स है। फिर आती है फंक्शन की बॉडी, फंक्शन की डेफिनेशन वाली हेडर वाली लाइन के नीचे जो भी इंडेंट होके गैप दे के लाइन्स हैं वो वर्किंग बताती हैं फंक्शन की, तो वो होती है फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी कोई वैल्यू रिटर्न कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ठीक है, फिर होता है इंडेंटेशन,
इंडेंटेशन में होता है द ब्लैंक स्टेटमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट विद इन अ ब्लॉक. द ब्लैंक स्टेटमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट विद इन अ ब्लॉक. ऑल स्टेटमेंट्स विद इन द ब्लॉक हैव सेम इंडेंटेशन. इंडेंटेशन का मतलब होता है गैपिंग. अब ये देखो, ये जो डेफ है इसके नीचे जो ये 2 लाइन है इसमें गैप आ रहा है, ये इतना गैप है, यहाँ 4 कैरेक्टर्स का गैप है, ऐसे ही ये. तो ये जो लाइन है ना जिसमें गैप है, ये होती है हमारी, इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन. इस गैप को, दिस गैप जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस गैप इज नोन एज इंडेंटेशन. ठीक है, इसका मतलब होता है कि वो जो स्टेटमेंट्स है वो ब्लॉक का पार्ट है. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स. अब फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो वैल्यूज आप फंक्शन कॉल के टाइम पे पास करती हैं दैट आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, एंड जो वैल्यूज रिसीव होती हैं फंक्शन डेफिनेशन में, दैट इज फंक्शन हेडर के जो पैरेंथेसिस होते हैं उसमें जो वैल्यूज रिसीव होते हैं उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स. अब इसमें देखो, ये फंक्शन का हेडर है, फंक्शन का नाम है मल्टीप्लाई, और ये जो a, b है ये आपके क्या है? दीज आर योर पैरामीटर्स. प्रिंट a इंटू b ये फंक्शन की बॉडी है, और फंक्शन को कॉल किया है मल्टीप्लाई 3, 4. तो ये जो 3 और 4 हैं ये क्या है? हमारे आर्ग्यूमेंट्स. 3 की वैल्यू किसको जाएगी? a को, और 4 की वैल्यू किसके पास जाएगी? b के पास. तो a और b हमारे पैरामीटर्स हैं और 3 और 4 हमारे क्या है? आर्ग्यूमेंट्स हैं. सेकेंड पॉइंट कहता है आर्ग्यूमेंट्स कैन बी लिटरल्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस. आर्ग्यूमेंट्स में आपकी फिक्स्ड वैल्यूज जा सकती हैं, वेरिएबल्स लाइक ABC जा सकते हैं, या एक्सप्रेशंस भी जा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास लिटरल है और एक हमारे पास वेरिएबल है, और ये एक वेरिएबल है और ये एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट हमारे किसी भी टाइप के हो सकते हैं. लेकिन पैरामीटर्स जो हैं कैन ओनली बी सम नेम्स. सिर्फ वेरिएबल हो सकते हैं जिसमें इनकमिंग वैल्यूज आएंगी. जैसे कि आप इसमें देखो, a और b में पहले 3 और 4 जाएगा रिस्पेक्टिवली, फिर 3 और p जाएगा, फिर p और p+1 जिसमें p की वैल्यू हमने 9 दी हुई है. तो यहाँ 3 और 9 जाएंगे और यहाँ पे 9 और 10 जाएंगे. ठीक है, एक वैल्यू, पहली वैल्यू a को और दूसरी वैल्यू आपकी b को जाएगी. एंड थर्ड पॉइंट, द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर द आर्ग्यूमेंट इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर. ये जो आर्ग्यूमेंट है ना 3, 4, 3p, p+1, इनको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर भी बोलते हैं. सेम वे ये जो a और b है इन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं. ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर. ये कई बार 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से आप डिफरेंस दे सकते हो और साथ में ये एग्जाम्पल की फॉर्म में आप बता सकते हो. इस तरह से आपको एरो से मार्क करके आप बता सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है स्टूडेंट्स वॉइड एंड नॉन वॉइड फंक्शंस. वॉइड मतलब एम्प्टी, खाली, और नॉन वर्ड मतलब जो खाली ना हो. तो ऐसे फंक्शंस जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं वो कैसे हुए? जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते वो कैसे हुए? which does not return any value is known as void function. जो वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहे तो वो कुछ नहीं दे रहे, खाली फंक्शंस है, या फिर आप उन्हें कह सकते हो नॉन फ्रूटफुल फंक्शंस. और ऐसे फंक्शंस जो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं वो नॉन वॉइड होते हैं, खाली नहीं होते, बिकॉज कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसे फ्रूटफुल फंक्शन भी कहते हैं. ठीक है, वॉइड फंक्शन जो होता है यानी कि जो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, या तो उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होगी या नहीं होगी. और अगर उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होगी तो सिर्फ ये लिखा होगा, आगे कुछ नहीं लिखा होगा, क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं हो रहा तो सिंपल रिटर्न लिख दिया. ठीक है, और जो नॉन वॉइड फंक्शन है आपका, उसमें जो वैल्यू आएगी आपकी सॉल्व होके वो लिटरल भी हो सकती है, मतलब फिक्स वेरिएबल हो सकता है, फिक्स्ड वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन भी हो सकता है यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट. जैसे रिटर्न 5, ये एक क्या हो गया? लिटरल हो गया. रिटर्न a वेरिएबल हो गया. रिटर्न a⁻³ ये एक एक्सप्रेशन हो गया. रिटर्न a+b/c ये आपका एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है, तो वॉइड फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट या तो इस तरह का फॉर्म लेगी या होगी नहीं, और नॉन वॉइड फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न जरूर करेगी. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. डेफ ग्रीट, डेफ कोड, 2 फंक्शंस हैं. इसमें है प्रिंट हेलोस, प्रिंट गुडनेस काउंट्स, रिटर्न. अब ये दोनों फंक्शन मेरे कैसे फंक्शन है? वॉइड फंक्शन है. ये इसमें तो रिटर्न स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें है तो सिर्फ रिटर्न लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ. ठीक है, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है. इंटरचेंजेबली हम पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं. ठीक है, इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, इसमें रिटर्न स्टेटमेंट है तो वो खाली है. अब ये फंक्शन है greet1, इसमें एक आर्ग्यूमेंट है नेम. ये फंक्शन है प्रिंट सम, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट है ABC. इसने कहा हेलो नेम, इसने कहा सम इज a+b+c, और इसने कहा रिटर्न. ये भी दोनों मेरे वॉइड फंक्शन है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, और इसमें रिटर्न है तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ. तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों में, और इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं है.
तो ये दोनों ही टाइप के मेरे वॉइड फंक्शन है जिसमें या तो रिटर्न स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है या है तो उसके आगे कुछ लिखा नहीं हुआ। दो फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट है और दो फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये हमने अभी पहले भी समझा है कि जो रिटर्न्ड वैल्यू है शुड बी यूज्ड इन द कॉलर फंक्शन इनसाइड एन एक्सप्रेशन और अ स्टेटमेंट। यानी कि जो वैल्यू रिटर्न की जा रही है उसे कॉलर फंक्शन यानी कि जिस फंक्शन से आपने कॉल किया है वो किसी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट में यूज की जानी चाहिए। कैसे समझें इसे? हमने कहा a इक्वल्स टू इंटरेस्ट p r t। ठीक है, ये हमने फंक्शन को कॉल किया है। मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट नाम से पहले से एक फंक्शन बना रखा है। ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर्स पास किए p r t, कॉलन का साइन दे दिया और फिर मैंने कह दिया SI इज इक्वल टू p इंटू r इंटू t। ठीक है, और मैंने कह दिया रिटर्न SI। ठीक है, p इंटू r इंटू t बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू रिटर्न होके जाएगी ये कहाँ जाएगी? ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है तो ये a में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो या तो मुझे इसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा या फिर जो मैंने फंक्शन को कॉल किया है जिसमें मैंने p की वैल्यू 4, r की 5 और t की 6 दी है उसके आगे आई शुड गिव प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट फंक्शन हम दे दें, इस तरह से दे दें ताकि वैल्यू प्रिंट होके आ जाए। अगर हमने वेरिएबल दिया है तो ऐसे दे के नेक्स्ट लाइन में प्रिंट a करा लें या डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट दे दें या ऐसे दे दें इंटरेस्ट 4,5 ग्रेटर देन 6। तो ये p की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, t की वो बाय डिफॉल्ट हो सकता है हमने यहाँ पे दे रखा हो। अभी डिफॉल्ट आर्गुमेंट के कंसेप्ट को हम समझेंगे। ग्रेटर देन 6 ये जो है रिलेशनल ऑपरेटर है तो इस तरह से आपको आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में देगा। ठीक है, अब रिटर्न स्टेटमेंट जब आती है तो फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है चाहे उसके बाद कितनी भी लाइन हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट पे आप पहुंचे हैं उसके बाद आप जितनी भी लाइन फंक्शन के अंदर उसके बाद है आप उस पर वापस नहीं जा सकते। जैसे कि यहाँ पे चेक नाम का फंक्शन है, पैरामीटर a है और इसमें 3 स्टेटमेंट्स है। ठीक है, फंक्शन की बॉडी में 3 स्टेटमेंट है। मैंने कहा चेक -15 तो यहाँ से वो कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा। -15 किसके पास गई वैल्यू? a के पास गई। अब -15 का इसने फैब्स फंक्शन लगाया, a के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई 15। अब इसने कहा रिटर्न a तो क्या रिटर्न हुआ? 15 रिटर्न हुआ और रिटर्न होके कहाँ आता है? जहां पे फंक्शन को कॉल किया गया, यहाँ आया। लेकिन क्या प्रिंट स्टेटमेंट पे पहुंचेगा? कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर आई आपने ध्यान रखना है फंक्शन की एग्जीक्यूशन वहां पे खत्म हो गई चाहे उसके बाद कितनी भी स्टेटमेंट आपके फंक्शन के अंदर हो। ठीक है, तो इस केस में जो इंटरप्रेटर है वो कभी भी कंट्रोल इस पे नहीं लेकर आ पाएगा ऑन दिस प्रिंट ए स्टेटमेंट। यहाँ पे आगे फंक्शन एग्जीक्यूशन हमारी खत्म हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब नॉन वॉइड फंक्शन हमने पढ़े विद और विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। अब है हमारे पास नॉन वॉइड फंक्शन विद एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। देखो डेफ रेप्लिकेट फंक्शन का नाम है, ये डेफ रेप्लिकेट 1 है, ये फंक्शन का नाम है। दोनों में कोई भी पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट नहीं है, विदाउट आर्ग्यूमेंट है। इसमें प्रिंट $5 टाइम्स, इसमें रिटर्न $5 टाइम्स। फिर इसने जब कॉल किया फंक्शन को उसके आगे लगा दी प्रिंट स्टेटमेंट मेन में, और इसने भी कॉल किया उसके आगे लगा दी प्रिंट स्टेटमेंट। तो एक में प्रिंट स्टेटमेंट है फंक्शन के अंदर, एक में रिटर्न स्टेटमेंट है। तो ये कोड क्या करेगा? यहां से फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे गया, सिर्फ ये इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये प्रिंट करा और इस प्रिंट के अंदर ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो क्या प्रिंट करेगी? उसका आंसर आएगा नन, क्योंकि ऊपर से हमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं मिली। इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट है? सिंपल रिटर्न भी नहीं लिखा हुआ, ना कोई रिटर्न स्टेटमेंट है। जब हमारे पास ये फंक्शन है जिसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है या सिर्फ रिटर्न लिखा हुआ है तो हमारा कैसा फंक्शन होता है? वॉइड फंक्शन होता है। ये वाला जो है ये नॉन वॉइड फंक्शन है, ये नॉन वॉइड है और ये वॉइड फंक्शन है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? इसने कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करी। जब वॉइड फंक्शन होता है वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ लिखी हो, आगे कुछ ना हो, या रिटर्न स्टेटमेंट हो ही ना, तो आपको याद रखना है वो क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स नन। तो यहां से कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ मतलब नन रिटर्न हुआ, नन इसके अंदर आया, प्रिंट हो गया नन, ये। ठीक है, लेकिन ये नॉन वॉइड फंक्शन है, ये रिटर्न कर रहा है 5 टाइम्स $, तो ये मेरा इसके अंदर गया और आगे लगी है प्रिंट स्टेटमेंट, तो ये क्या हो गया? 5 टाइम्स $, का साइन आ गया। ठीक है, और इसमें जो चेक फंक्शन है, ये फंक्शन अभी हमने पढ़ा था, ये फंक्शन हमें रिटर्न करके दे रहा है वैल्यू। ये भी नॉन वॉइड फंक्शन है हमारा, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है बिकॉज नॉन वॉइड फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। ये है विद आर्ग्यूमेंट,
ये वाले जो फंक्शन था डेफ रेप्लिकेट 1 वाला, इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं थी, लेकिन इसमें a जो है दैट इज एन आर्ग्यूमेंट जिसकी वैल्यू कॉलिंग के टाइम पे पास की जा रही है, दैट इज -15। तो -15 वैल्यू गई, इस पे फैब्स फंक्शन लगा, a के अंदर स्टोर हुई वैल्यू 15, a ने रिटर्न कर दिया 15 और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। लेकिन यहाँ पे नीचे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग नहीं होगी, बस ये वैल्यू इस फंक्शन के पास पहुंच चुकी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। अब हमने देखा कि जो नॉन वर्ड फंक्शन होता है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। अभी तक जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़े वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल वैल्यूज आर ऑल्सो रिटर्न। तो जब भी हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराते हैं, अगर एक से ज्यादा वैल्यू हम रिटर्न करा रहे हैं तो वो किस फॉर्म में रिटर्न होगी? टपल की फॉर्म में। स्क्वायर नाम से फंक्शन बनाया, एक्स वाई जेड हमारे पैरामीटर्स हैं, रिटर्न एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड। फंक्शन को कॉल किया, 3 वैल्यूज पास की, 2 3 4, 2x 3y 4z। अब ये जब यहाँ पे गया एंड देन ये इसको सॉल्व करेगा, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 एंड 4 इंटू 4 16। तो ये तीनों वैल्यू मेरी किस में आई? ये तीनों वैल्यू जाएंगी हमारे टी के अंदर एंड उसने कहा प्रिंट टी। लेकिन अगर एक वैल्यू होती तो सिंपल प्रिंट हो जाती, तो ये 3 वैल्यू कैसे प्रिंट होंगी? ये 3 वैल्यू ऐसे प्रिंट होंगी इन द फॉर्म ऑफ अ टपल, 4, 9, 16 इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल की जगह, जैसे यहाँ सिर्फ टी एक वेरिएबल है, उसके प्लेस में मैं 3 वेरिएबल ले, फंक्शन सेम है, वेरिएबल सेम है, 3 वेरिएबल ले लिए, T1 T2 T3, वैल्यू फिर भी वही आई 4 9 16। अब ये अलग अलग स्टोर होंगे, T1 में 4 हो जाएगा, T2 में 9 और T3 में 16। प्रिंट कराया 4 9 16, स्पेस देके आपके पास आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने के लिए अगर आप सिंगल वेरिएबल में डलवा रहे हो तो उस केस में आप क्या करेंगे? वैल्यू आपकी टपल की फॉर्म में आएगी। अदरवाइज आप उसमें जितने वैल्यूज आप रिटर्न करा रहे हैं उतने आप वेरिएबल्स ले सकते हैं, तो आपकी वैल्यूज इंटीजर की फॉर्म में स्पेस देके रिटर्न हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और द पैरामीटर्स। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। फर्स्ट इज पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, सेकेंड इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड द थर्ड वन इज कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। वन बाय वन हम इन्हें समझते हैं। द फर्स्ट वन इज पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। अब देखो नाम से पता लग रहा है पोजिशनल जिनकी पोजीशन फिक्स है, और रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे फंक्शन कॉल में आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स के लिए प्रोवाइड करानी ही पड़ती हैं, दैट इज कंपल्सरी। यानी कि जो सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इंटरेस्ट के नाम से, और यहाँ पे मेरे पास 3 पैरामीटर्स है P, R, T। ठीक है, और अंदर मैंने यहाँ पे एक बॉडी लिख दी P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, और देन आई से प्रिंट SI। तो जब व्हेन आई विल कॉल दिस फंक्शन, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो आई कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हैं? 3 पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे मुझे 3 आर्ग्यूमेंट्स देनी ही पड़ेगी। आई कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड उसी ऑर्डर में देनी पड़ेगी। P की वैल्यू सपोज मैंने दे दी 2000, R की वैल्यू सपोज हमने 2 दे दी और टाइम की वैल्यू हमने 3 दे दी। सो 2000 वैल्यू विल गो टू द P, 2 वैल्यू विल गो टू रेट एंड 3 वैल्यू विल गो टू टाइम। ये आपको 3 आर्ग्यूमेंट देनी ही पड़ेंगी फॉर 3 पैरामीटर्स। एंड पोजीशन वाइज पहली वैल्यू पहली को ही जाएगी इस तरह से, और आप इसमें कोई भी वैल्यू स्किप नहीं कर सकते, ना ही आप इसमें ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल आपका किसका हुआ? पोजीशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। 2000, 2 और 3 हमारी पोजीशनल या फिर रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है। मैच करनी चाहिए, अगर ऊपर 3 पैरामीटर है तो नीचे भी 3 आर्ग्यूमेंट आपको देनी पड़ती है। सेकेंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है हमारी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। हम कई बार एक फंक्शन पैरामीटर को, यानी कि जो आपने यहाँ पे लिया P, R, T, सपोज T को मैं 4 दे दूं, यहाँ पे इज इक्वल टू 4 करके लिखना है। आप इस तरह से एक वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो। तो उस पैरामीटर को जो आपने वैल्यू दी है उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर आपने ऊपर वैल्यू दे दी तो आप नीचे क्या कर सकते थे? अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इंटरेस्ट 2000, 2, अब आप एक वैल्यू को यहाँ पे स्किप कर सकते हो क्योंकि टाइम की वैल्यू 4 आप ऊपर दे चुके हो। ठीक है, तो जो वैल्यू आपने फंक्शन के हेडर में पास की है, द डिफॉल्ट वैल्यू, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी कह रहे हैं, दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, जैसे कि डेफ इंटरेस्ट P, T, R इज इक्वल टू 0.10। ठीक है, मैंने अब रेट की वैल्यू क्या दे दी? 0.10। ये फंक्शन का हेडर है, फंक्शन का हेडर है, उसमें हमने रेट की एक वैल्यू दे दी 0.10। दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू। अब जब हम इसको कॉल करेंगे, इंटरेस्ट को कॉल किया, मैंने प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी 4000 और टाइम की वैल्यू दे दी 2। इट विल गो टू P, इट विल गो टू T।
लेकिन रेट की तो वैल्यू दी नहीं, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। तो रेट की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली ये वाली ले लेगा, दैट इज 0.10। ठीक है। और एक चीज इसमें आपने ध्यान रखनी है कि मान लो मैंने यहाँ पे भी कोई वैल्यू दे दी, जैसे कि मैंने दे दी 0.40 और ऊपर ऑलरेडी पैरामीटर भी पास है डिफॉल्ट वैल्यू वाला। अब इस केस में फंक्शन कौन सी वैल्यू लेगा? इस केस में इट विल टेक द वैल्यू विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल। In function header, any parameter cannot have a default value unless all the parameter appearing on its right have their default value. अभी हमने ये पढ़ा, पहले इसको समझते हैं कि यहाँ पे अगर कॉलिंग के टाइम पे भी उस वेरिएबल की वैल्यू है और हेडिंग मतलब डेफिनेशन के टाइम पे भी है, तो कॉलिंग वाली वैल्यू को लिया जाएगा। अगर वो नहीं है तब वो कौन सी वैल्यू लेगा? जो हमने फंक्शन हेडर के अंदर दी हुई है। ठीक है। और जब तक आप राइट साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू नहीं देते हैं तब तक आप लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकते। ये समझो, इंटरेस्ट नाम का फंक्शन है, PTR, 3 पैरामीटर्स है। मैंने रेट को कोई डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं की एंड वी आर प्रोवाइडिंग 2 वैल्यू टू द टाइम t। ये गलत है, दिस इज इनकरेक्ट, ऐसे नहीं दे सकते। अगर आपने यहाँ रेट की वैल्यू 4 दी होती या कुछ भी वैल्यू दी होती तब ही आप टाइम को 2 दे सकते थे या कोई भी वैल्यू दे सकते थे। तब तक आप नहीं दे सकते जब तक उस वेरिएबल के राइट साइड वाले वेरिएबल की आपने कोई वैल्यू नहीं दी है। ऐसे ही मैंने दे दिया p1000 टाइम 2, लेकिन रेट की कोई डिफॉल्ट वैल्यू दी ही नहीं, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है ना, तो आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारा कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। नेम्ड आर्ग्यूमेंट मतलब जिसको हम नाम से पहचान सके। अब पोजिशनल, रिक्वायर्ड और आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में हम उसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। मतलब पहली वैल्यू पहले पैरामीटर को जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे पैरामीटर को जाएगी। वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। बट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एक ऐसी है जिसे हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, क्योंकि हम उसके नेम के साथ उसे लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि डेफ इंटरेस्ट फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन का लाइन है p1000 t2 r 0.40। ठीक है। और t5 p2000 r 0.50, t5 r2 p 12,000। ठीक है। ये हमने क्या किया, उसमें दे दिया, डेफिनेशन में हेडर में पास कर दिया। अब अगर मैं कॉल करूं इस फंक्शन को, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करूं एंड देन आई से हियर p is equal to 1000, t is equal to 3 and r is equal to 5, तो इस तरह से we can give the value। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से डेफ को हटा दूं तो ये कॉलिंग स्टेटमेंट बन जाएंगी, और ये कॉलिंग को हटा दें तो ये कॉलिंग स्टेटमेंट बन जाएंगी। तो आप इस तरह से दे सकते हो। मान लीजिए ये तीनों मेरी कॉलिंग स्टेटमेंट है, ऊपर मैंने दिया हुआ डेफ इंटरेस्ट p, r, t, इस तरह से दिया हुआ है। तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगी 1000 p को जाएगा, ये t मेरा यहाँ पे थर्ड प्लेस पे है, लेकिन यहाँ पे t की वैल्यू 2 है, तो ये 2t को ही जाएगा, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो। ऐसे ही r यहाँ थर्ड प्लेस पे है, लेकिन ये वैल्यू r को ही जाएगी। सेम वे यहाँ पे t5 पहले लिख दिया, लेकिन ये वैल्यू 5t को ही जाएगी, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में लिखा हो। इसीलिए हमने ये बोला कि कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसमें हम ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में अपनी आर्ग्यूमेंट्स या वैल्यूज को लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से जब वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं फंक्शन कॉल में, इसे हम कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अब अगर तीनों टाइप की आर्ग्यूमेंट इकट्ठी आ जाएं तो क्या करेंगे? सबसे पहले होनी चाहिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, उसके बाद आनी चाहिए आपकी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। पहले पोजिशनल फिर कीवर्ड। जैसे मैं कॉल करूं, इंटरेस्ट को कॉल किया, अब मैंने सपोज प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी 1000 और p, r, t लिया था मैंने। सपोज मैंने प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी 1000, p को गया, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ t इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 4। तो ये 2 मेरी t को ही जाएगी और 4 मेरी r को ही जाएगी। तो पहले पोजीशन दे दो फिर कीवर्ड दे दो। ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हम कहाँ से लेंगे? रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट से ही लेंगे। जो r या t लिखा हुआ है वो मैंने नीचे लिखा, चाहे ऑर्डर चेंज कर दिया। एंड किसी भी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आप एक से ज्यादा बार नहीं ले सकते। जैसे मैं यहाँ पे अगर दोबारा लिख दूं r इज इक्वल टू 5, तो वो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लीगल और इलीगल वैल्यूज हैं। प्रिंसिपल 3000 cc 5, दिस इज लीगल। ठीक है, नाम के साथ हमने दे दिया। रेट प्रिंसिपल cc, ये भी लीगल है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट तो किसी भी ऑर्डर में जा सकती हैं। अब ये भी लीगल है, ये भी किसी भी ऑर्डर में है, ये भी लीगल है। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल को और टाइम को और रेट को वैल्यू दे दी। ठीक है, पोजीशन वैल्यूज पहले आ गई, फिर कीवर्ड आ गई। अब इसमें देखो रेट को दिया हुआ 0.05 और 5000 और 3 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू पोजिशनल हमारी बाद में आई है, पहले कीवर्ड आ गई, ये गलत हो गया, तो दिस इज इलीगल। ठीक है ना।
यहाँ पे देखो 5000 फिर प्रिंसिपल 300 CC2, ये भी इलीगल है क्योंकि 5000 वैल्यू ऑलरेडी प्रिंसिपल की गई है, फिर प्रिंसिपल की वैल्यू आप दोबारा दे रहे हो, तो ये क्या हो गया, इलीगल। मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइडेड फॉर प्रिंट, ठीक है। अब इसके अंदर ये प्रिंसिपल की गई, फिर दोबारा से प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी 300 और इस नाम से हमने कोई वेरिएबल भी नहीं लिया, तो ये भी हमारा इलीगल हो गया। उसके बाद 500 प्रिंसिपल की वैल्यू टाइम 2 रेट 0.05, ये इलीगल है। इसमें हमने एक फंक्शन की डेफिनेशन ली थी, इसमें सीसी के लिए कोई वैल्यू दी नहीं है, तो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट जो है वो मिसिंग है, तो वो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। दिस इज हाउ इट इज डन। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अब बेसिकली स्टूडेंट स्कोप का क्या मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहाँ तक एक्सेसिबल है, क्या वो सिर्फ फंक्शन में यूज किया जा सकता है या इससे हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। मीन्स द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड इज एक्सेसिबल, किस पार्ट में उसे यूज किया जा सकता है, उसे हम उस वेरिएबल का स्कोप कहते हैं। इस तरह से हमारे वेरिएबल के दो स्कोप हो सकते हैं, वन इज ग्लोबल एंड सेकंड इज लोकल। अब सबसे पहले आता है ग्लोबल स्कोप। इसको पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप घूमने के लिए जा रहे हैं 5 मॉन्यूमेंट्स में, ठीक है। एक होता है कि आपको सिर्फ एक टिकट दे दी गई एंड आपको बोला गया कि ये जो टिकट है ये किसी भी मॉन्यूमेंट में आपकी चल जाएगी, सो दैट विल कम अंडर द ग्लोबल। तो आपकी कैसी टिकट हुई, ग्लोबल टिकट, किसी भी मॉन्यूमेंट में आप जा सकते हैं उस टिकट की हेल्प से। लेकिन मान लीजिए पूरे जो 5 के 5 मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग टिकट हो, कि फर्स्ट मॉन्यूमेंट में जाना है तो ये टिकट लगेगी, सेकंड में जाना है तो ये टिकट लगेगी। अगर इस तरह से अलग अलग टिकट दे दी जाए, इसका मतलब ये है कि वो टिकट सिर्फ उस मॉन्यूमेंट तक वर्क करेगी, उससे बाहर वर्क नहीं करेगी। देन दैट स्कोप, उसका स्कोप क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ लोकल स्कोप, ठीक है। सेम वे ग्लोबल स्कोप का मतलब है कि जो वेरिएबल हमारे मेन पार्ट में, प्रोग्राम के मेन पार्ट में डिक्लेयर कर दिया जाता है, लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और उसका स्कोप, उसको एक्सेस हम कहाँ करते हैं, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी फंक्शन के अंदर या पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी, दैट इज नोन एज अ ग्लोबल स्कोप। अब नेक्स्ट बात आती है लोकल स्कोप की। कोई भी वेरिएबल जो फंक्शन की बॉडी में डिक्लेयर किया जाता है उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल और उसका स्कोप होता है लोकल स्कोप। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है कैल्क सम। फंक्शन के हेडर में हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, पैरामीटर्स x एंड y। देन हमने कहा z इज इक्वल टू x प्लस वाई रिटर्न z। अब उसके बाद फोर्थ लाइन में मेन में हमारे पास num1 हमने यूजर से लिया, देन num2 लिया और फिर हमने सम वेरिएबल में इस फंक्शन को कॉल कर दिया। लास्ट में हमने दिया प्रिंट सम ऑफ गिवन नंबर से सम, ठीक है। अब जो वेरिएबल्स हमारे फंक्शन के अंदर है x y और ये z, x, y और z हमारे कैसे वेरिएबल्स हैं, दीज आर द लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। और इनका स्कोप कैसा है, लोकल स्कोप है। और ऐसे वेरिएबल्स जो हमारे फंक्शन के बाहर हैं, जैसे कि num1 है, num2 है और sum है, ये तीनों हमारे कैसे वेरिएबल्स हैं, दीज आर द ग्लोबल वेरिएबल्स। और इनका स्कोप कैसा है, ग्लोबल स्कोप। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द लोकल स्कोप एंड द ग्लोबल स्कोप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नेम रेजोल्यूशन, दैट इज रिजॉल्विंग द स्कोप ऑफ अ नेम यूजिंग द LEGB रूल। LEGB में L stands for local, E stands for enclosing, G stands for global and B stands for built-in namespace. Local, enclosing, global and built-in. अब इसको कैसे समझेंगे, इसको यूज हम किस तरह से करते हैं, जब भी हम फंक्शन के अंदर से किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए एक रूल का यूज होता है विच इज नोन एज LEGB रूल, ठीक है। अब सपोज मेरे सामने एक फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम मैंने लिया डेफ, डेफ इज अ कीवर्ड, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया सपोज ABC, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैंने कह दिया a इज इक्वल टू 10, फिर इसके अंदर एक और फंक्शन बनाया डेफ XYZ और इसमें हमने कह दिया y इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब सबसे पहले सपोज मुझे y को प्रिंट कराना है, सपोज मुझे y को प्रिंट कराना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे y इसके अंदर है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसने लोकल स्पेस में चेक किया, लोकल स्पेस मतलब अपने फंक्शन के अंदर ही चेक करेगा, ठीक है। तो जब ये अपने फंक्शन के अंदर ही चेक करेगा, अगर उसे y इज इक्वल टू 20 का वैल्यू मिल रही है तो उसने 20 प्रिंट करा दिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ कह दिया प्रिंट z कह दिया, तो z को पहले वो XYZ फंक्शन में चेक करेगा, तो उसे अपने लोकल एनवायरनमेंट में नहीं मिला, ये उसका लोकल नेम स्पेस है, उसने चेक किया, यहाँ पे उसे नहीं मिला। अब उसे नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा, एनक्लोजिंग नेम स्पेस, यानी कि ये जो XYZ फंक्शन है अगर ये किसी और फंक्शन में है, अब ये किस फंक्शन में है, ABC फंक्शन में,
तो इसमें चेक करेगा क्या यहाँ पे z इज इक्वल टू एनी वैल्यू है। अब देखो एबीसी फंक्शन में एक ही वैल्यू तो है लेकिन z की नहीं है, तो उसे यहाँ नहीं मिला। तो वो क्या करेगा, यहाँ भी अगर यहाँ होता, मान लो अगर यहाँ होता z इज इक्वल टू 50, तो ये 50 प्रिंट करता, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं है। तो इस केस में क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या ये मेरा z जो है किसी और एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में है। मान लीजिए एबीसी फंक्शन भी किसी और फंक्शन के अंदर है, तो ये उसमें चेक करता, लेकिन अभी हमारे पास और कोई एनक्लोजिंग फंक्शन है नहीं, तो फिर वो कहाँ जाएगा, ग्लोबल नेम स्पेस, यानी कि प्रोग्राम के मेन पार्ट में। अब प्रोग्राम के मेन पार्ट में सपोज मैंने z इज इक्वल टू 60 लिया हुआ है, तो क्या करेगा, z की वैल्यू 60 प्रिंट करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर z इज इक्वल टू 60 उसे यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे कोई और वेरिएबल है या कोई वेरिएबल नहीं है और z भी नहीं है, तो उस केस में वो बिल्ट इन नेम स्पेस में जाएगा। बिल्ट इन नेम स्पेस मतलब पाइथन की लाइब्रेरी में अगर कुछ बिल्ट इन वेरिएबल पहले से है और आपने वही प्रिंट कराया है, तो उस केस में वो वैल्यू वहां से उठाएगा। अभी तो मैंने z लिया था, यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, z नाम का ऐसे कोई फिक्स वैल्यू हमारे पास बिल्ट इन एरिया में नहीं है, तो अगर उसे वहां पे भी नहीं मिला तो ये आपको देगा नेम एरर। क्या देगा, नेम एरर। लेकिन मान लीजिए z के प्लेस पे मेरे पास होता है यहाँ पे पाई, प्रिंट पाई, तो पाई की हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ फिक्स वैल्यू है, 3.14 समथिंग है। पाई उसे लोकल एनवायरनमेंट में नहीं मिला, एनक्लोजिंग में नहीं मिला और ग्लोबल एरिया में भी नहीं मिला, तो उस केस में वो इनबिल्ट में जाके उसने चेक किया, तो वहां पे उसे उसकी वैल्यू मिली 3.14, वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका रूल है कि जब भी एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी वैल्यू इस तरह से चेक की जाती है, पहले लोकल एनवायरनमेंट में, फिर एनक्लोजिंग में, फिर ग्लोबल में और फिर बिल्ट इन में। तो स्टेप्स यही हैं, फर्स्ट इज चेक्स विद इन द लोकल एनवायरनमेंट, अगर वहाँ है तो उसको यूज करता है, नहीं तो स्टेप सेकंड पे जाएगा। फिर चेक करता है एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में, वहाँ है तो उसको यूज करता है, अगर नहीं है तो वो चेक करता है कि और हायर एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में है या नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है, अगर नहीं है तो थर्ड स्टेप पे जाएगा, फिर वो ग्लोबल एनवायरनमेंट को चेक करेगा, अगर उस वेरिएबल का नाम से, इस नेम से वेरिएबल मिल गया तो उसको यूज करेगा, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बिल्ट इन एनवायरनमेंट में चेक करेगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेगा, इट विल रिपोर्ट द एरर। ठीक है, वहां पे आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में तो है बट लोकल स्कोप में नहीं है। इसका मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू आप प्रिंट कराना चाह रहे हो वो आपके फंक्शन के अंदर नहीं है लेकिन मेन में है। ग्लोबल स्कोप मतलब बाहर है और नॉट इन लोकल स्कोप मतलब फंक्शन के अंदर नहीं है। जैसे कि कैल्कसम नाम का फंक्शन है, s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और मैंने यहाँ पे कहा num1। सबसे पहले LEGB रूल के अकॉर्डिंग कहाँ चेक होगा, लोकल एनवायरनमेंट में, जो कि उसका फंक्शन है। क्या यहाँ पे कहीं पे आपको num1 मिल रहा है, ये num1 कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, लोकल एनवायरनमेंट में नहीं है। इससे ऊपर क्या हमारे पास कोई एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट है, क्या ये फंक्शन किसी और फंक्शन में है, नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। अब वो जाएगा ग्लोबल एनवायरनमेंट में, यानी कि मेन पार्ट में, प्रोग्राम के मेन पार्ट में, तो यहाँ उसे num1 मिल गया जो यूजर से वैल्यू लिया, तो इस तरह से वो आपको प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है, अब कई बार दूसरा एग्जाम्पल ये है कि वेरिएबल ना तो लोकल स्कोप में है ना ही लोकल ग्लोबल में है, यानी कि ना तो वो फंक्शन के अंदर है और ना ही वो प्रोग्राम के मेन पार्ट में है। जैसे मैंने कहा डेफ ग्रीट प्रिंट हेलो नेम। अब ये जो नेम है फंक्शन के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है और फंक्शन से बाहर आऊं मेन में तो यहाँ पे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, ना लोकल में है, ना एनक्लोजिंग में है, ना ग्लोबल है, ना बिल्ट इन है, तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, नेम एरर। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है कि लोकल स्पेस स्कोप में भी सेम वेरिएबल है और ग्लोबल स्कोप में भी सेम वेरिएबल है। ठीक है, मतलब सेम नेम के दोनों वेरिएबल हैं, लोकल में भी और ग्लोबल में भी। तब हमें कैसे पता लगेगा कि किसको प्रिंट कराना है। देखो state1 नाम का फंक्शन है, टाइगर्स इक्वल्स टू 15 प्रिंट टाइगर्स। अब मेन में टाइगर्स की वैल्यू 95, प्रिंट टाइगर्स, state1 को कॉल किया, प्रिंट टाइगर्स। अब कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 से कहाँ गए, 4 पे गए, टाइगर्स की वैल्यू कितनी है, 95, प्रिंट टाइगर्स। तो ये इसका मतलब क्या है, ग्लोबल स्कोप वाला लेगा, क्या प्रिंट हुआ, 95। फिर फंक्शन को कॉल किया, लाइन नंबर 6 से फंक्शन को कॉल किया, यहां से हम पहुंचे लाइन नंबर 1 पे, तो क्या है, टाइगर्स की वैल्यू 15 है, प्रिंट टाइगर्स। तो सबसे पहले वो उसको कहाँ चेक करेगा, लोकल स्कोप में ही चेक करेगा, तो 15 आ गया। ठीक है, अब यहां से वो वापस कहाँ आएगा, लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 में कह रहा है प्रिंट टाइगर्स, तो क्या प्रिंट होगा इस केस में, 95 प्रिंट होगा या 15 प्रिंट होगा,
क्योंकि ये जो टाइगर्स है, प्रिंट टाइगर्स, ये बाहर वाले वेरिएबल को ही रेफर कर रहा है, ये जो टाइगर्स है, इसलिए ये ग्लोबल स्कोप वाला ही प्रिंट होगा, दैट इज 95। ठीक है, तो पहले हुआ ग्लोबल स्कोप वाला प्रिंट, फिर हुआ फंक्शन के अंदर वाला 15 प्रिंट, और फिर अगेन ग्लोबल स्कोप वाला दैट इज 95 इज प्रिंट। ठीक है, ये इस तरह से एलईजीबी का यूज हम करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? अभी देखो, आपने देखा कि जो वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर यूज किया वो क्या है? लोकल वेरिएबल है, और अगर हम उसे कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल बन जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर हम अपने फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को, जो लोकल वेरिएबल है, उसे ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहें, हम ये चाहते हैं कि वो लोकल ना बन के वो ग्लोबल बने विद द सेम नेम सेम हो, तो उस केस में हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ एक फंक्शन देखो, डेफ इंक्रीज एक्स, इंक्रीज नाम का फंक्शन है, पैरामीटर एक्स है, हमने कहा a इज इक्वल टू ए प्लस एक्स रिटर्न, रिटर्न के आगे कुछ नहीं है, इतनी से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। हमने कहा a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 5, फिर फंक्शन को कॉल किया एंड देन हमने कहा प्रिंट a। अब जैसे ही हमने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया, b की वैल्यू कितनी है? 5, यहाँ से गया फंक्शन डेफिनेशन पे, x की वैल्यू 5, अब x की वैल्यू तो 5 हो गई, लेकिन a इज इक्वल टू ए प्लस एक्स जो है, a की वैल्यू कोई इसके अंदर तो है नहीं, सो वो a की वैल्यू क्या लेके चलेगा? अब यहाँ पे अगर हम ये प्रोग्राम करते हैं तो हमारे पास एरर आएगा कि अनबाउंड लोकल एरर, लोकल वेरिएबल a रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। आपने उसकी वैल्यू तो प्रोवाइड नहीं करी, लेकिन आपने उसको असाइन करा दिया, तो a इज इक्वल टू ए प्लस एक्स में a की वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा? इट विल शो अस दिस एरर। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे क्या किया? ग्लोबल a लिख दिया। पीछे वाला प्रोग्राम देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन के जस्ट बाद लाइन है a इज इक्वल टू ए प्लस एक्स रिटर्न, और यहाँ पे क्या है? ग्लोबल a इज इक्वल टू ए प्लस एक्स रिटर्न। इससे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया a और उसको हमने ग्लोबल बना दिया, ग्लोबल a, यानी कि अब जो इस a की वैल्यू है वो पूरे प्रोग्राम में कौन सी रहेगी? जो हमने दे रखी है। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से गया 5, ये 5 गया, ग्लोबल a इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू तो 5 है और a की वैल्यू क्या लेके चलेगा? दिस वैल्यू। ठीक है, यानी अब इसको आप पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो 20 प्लस 5, a के अंदर क्या स्टोर हो गया आपका? 25। जब प्रिंट a कराया तो आंसर हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स? 25। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम पे हमारे जो डेटा, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं, वो किस टाइप का डेटा है? क्या वो म्यूटेबल डेटा है, क्या वो इम्यूटेबल डेटा है? तो उसके बेसिस पे हमारे आउटपुट में डिफरेंस आता है। अगर एक वेरिएबल हमारा इम्यूटेबल टाइप का है, यानी कि नंबर है, स्ट्रिंग है या टपल है, तो जो भी चेंजेस आप उसकी वैल्यू में फंक्शन के अंदर करेंगे उससे आपका मेमोरी एड्रेस चेंज होगा, लेकिन चेंजेस आपके कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। क्या कहा हमने? अगर हमने कॉलिंग के टाइम पे कोई ऐसी वैल्यू डाली जो इम्यूटेबल टाइप की है, लाइक नंबर, स्ट्रिंग और टपल, तो उसके फंक्शन के अंदर जो चेंजेस होंगे उसकी वैल्यू में, उसके अगर चेंज होंगे तो मेमोरी एड्रेस भी चेंज होगा, लेकिन जो चेंजेस हुए वो फंक्शन के बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखो, हमने एक फंक्शन लिया माई फंक 1 के नाम से एंड द पैरामीटर इज a। अब 1 से सीधा आते हैं मेन में, यहाँ पे num इज 3, कॉलिंग माई फंक 1 बाय पासिंग num विद द वैल्यू num। तो बाहर अभी num की क्या वैल्यू है? num यहाँ पे हमारा कैसा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल। इसका स्कोप कैसा है? ग्लोबल है। तो ये वैल्यू ग्लोबल स्कोप में दी गई है, तो वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 3 आएगी। फिर हमने फंक्शन को यहाँ से क्या कर लिया? कॉल कर लिया। तो जैसे ही कॉल हुआ तो 10 से कहाँ पहुंचा? 1 पे पहुंचा। फिर इसने बोला इनसाइड माई फंक 1, ये पॉइंट एज इट इज आएगा। फिर इसने बोला वैल्यू रिसीव्ड इन ए एज ए, वैल्यू क्या आई है? जब आपने नम दिया तो नम की वैल्यू 3 थी, जब ये यहाँ गया तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। अब इसने कहा a इज इक्वल टू ए प्लस 2, यानी कि a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो a के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है? अभी 5 स्टोर्ड है। देन प्रिंट वैल्यू ऑफ a नाउ चेंजेस टू a। अब फंक्शन के अंदर a की वैल्यू क्या हो चुकी है? 5 हो चुकी है। रिटर्निंग फ्रॉम माई फंक 1, ये लाइन एज इट इज प्रिंट होगी। तो बाहर क्या वैल्यू थी? 3 थी। फंक्शन के अंदर क्या हो गई? 5 हो गई। अब वापस से यहाँ से हम कहाँ आएंगे? लाइन नंबर 11 पे आएंगे।
प्रिंट बैक फ्रॉम माई फंक्शन वैल्यू ऑफ नम इज नम। जो फंक्शन के अंदर चेंजेस हुए वो बाहर नहीं हुए, यहाँ अभी भी वैल्यू इसकी 3 रहेगी। तो हमने जो कॉलिंग के टाइम पे वैल्यू दी थी 3, ये कैसी वैल्यू है? ये एक नंबर है, और नंबर कैसा डेटा टाइप है? इम्यूटेबल। ऐसे ही अगर मैं कॉलिंग के टाइम पे यहाँ नंबर के प्लेस पे कोई स्ट्रिंग दे दूँ या फिर मैं कोई टपल पास कर दूँ, तो उस केस में जो भी चेंजेस फंक्शन के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि ये 5 हो रहा था, वो बाहर चेंजेस शो नहीं करे। ठीक है, ये चीज हो गई, इम्यूटेबल की हो गई। लेकिन अगर हम कॉलिंग के टाइम पे कोई म्यूटेबल टाइप पास कर रहे हैं, यानी कि लिस्ट पास कर रहे हैं या डिक्शनरी पास कर रहे हैं, तो जो भी चेंज आप उसकी वैल्यू में करोगे उससे मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होगा क्योंकि लिस्ट जो है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, पूरी लिस्ट का तो जो एड्रेस है वो एक ही है, चाहे एलिमेंट्स का अलग अलग हो। तो मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होगा और चेंजेस जो होंगे वो कॉलर फंक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, ये फंक्शन है, इसमें जो पैरामीटर है वो माई लिस्ट है, और जो हमने मेन में लिस्ट ली है दैट इज इसके अंदर एलिमेंट है 1 एज अ लिस्ट। अब फंक्शन कॉल से पहले लिस्ट 1 क्या है? ये है हमारी लिस्ट 1। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास की है लिस्ट 1, यानी कि हमने ये पास किया है। अब ये जो है वो मेरा किस टाइप का डेटा टाइप है? लिस्ट, म्यूटेबल है। ठीक है, तो ये 1 किसके पास जाएगा? ये जाएगा हमारी माई लिस्ट के पास। माई लिस्ट के पास क्या वैल्यू है? 1 इन द लिस्ट। ठीक है, तो इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ लिस्ट रिसीव्ड माई लिस्ट, यानी कि लिस्ट में भी क्या वैल्यू है? 1 है। अब इसने कहा माई लिस्ट ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 2, यानी कि माई लिस्ट की जो 0 लोकेशन है, 0 लोकेशन पे क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ हमने देखा 1 है, तो इसमें 2 प्लस कर दो, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 हो गया। 0 पोजिशन पे पहले 1 था, अब क्या हो गया? 3 आ गया। इसके बाद इसने कहा लिस्ट विद इन द कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंजेस माई लिस्ट, तो यहाँ से जो आउटपुट आया था वो 1 था नॉर्मली। फिर हम फंक्शन को हमने कॉल किया, यहाँ पे अंदर जो आया था दैट वाज 1 अगेन। चेंजेस हुए तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? दैट हैज बिकम 3। ठीक है, अब जब यहाँ से हम वापस जाएंगे, रिटर्न कर रहे हैं ये, यानी कि वॉइड फंक्शन है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये वापस यहाँ से कहाँ पहुंचेगा? यहाँ लाइन नंबर 10 पे, एंड इट सेज प्रिंट लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल लिस्ट 1। फंक्शन कॉल के बाद हमारी लिस्ट 1 क्या है? अब यही हमारी माई लिस्ट है और यही हमारी लिस्ट 1 है। यानी कि जब म्यूटेबल डेटा टाइप के ऊपर काम करते हैं तो जो हमारी लिस्ट 1 है वही हमारी माई लिस्ट है। ठीक है, तो जो चेंजेस माई लिस्ट में हो रहे हैं वही हमारे किस पे हो रहे हैं? लिस्ट 1 पे हो रहे हैं, क्योंकि मेमोरी एड्रेस क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इट विल नॉट चेंज द मेमोरी एड्रेस। सेम मेमोरी एड्रेस पे चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बाहर 1 था, अंदर 3 हुआ, और फिर बाहर भी क्या रहेगा? 3 हो जाएगा। लेकिन पीछे वाले केस में क्या था? बाहर 3 था, अंदर 5 हुआ, फिर बाहर वापस से 3 हो गया, क्योंकि वहां नंबर पास था जो कि इम्यूटेबल टाइप था और यहाँ पे लिस्ट पास है। ठीक है, अब इसी में एक और पॉइंट होता है कि मान लीजिए मैंने लिस्ट डेटा टाइप ही पास किया हुआ है कॉलिंग के टाइम पे, विच इज म्यूटेबल डेटा टाइप। अगर उस लिस्ट को हम किसी डिफरेंट वेरिएबल को असाइन कर दें तो चेंजेस आपके बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होते। अभी तो हो रहे थे क्योंकि हम क्या कर रहे थे? नॉर्मल उसी लिस्ट पे काम कर रहे थे। लेकिन अगर उस लिस्ट को हम कोई और नाम से किसी वेरिएबल में असाइन कर दें तो चेंजेस हमारे बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। कैसे? इससे समझते हैं। माई फंक 4 नाम से हमने एक फंक्शन बनाया और माई लिस्ट इसका पैरामीटर है। ठीक है, अब लिस्ट 1 क्या है? 1,4, ये हमारी लिस्ट 1 है। लिस्ट 1 है हमारे पास 1,4। ठीक है, तो लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल क्या है? दिस वन विच इज लिस्ट 1, ये प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया और लिस्ट 1 को यहाँ से एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, तो यहाँ से हम पहुंचे लाइन नंबर 1 पे। तो लिस्ट 1 जब कॉल किया तो क्या क्या इसमें आर्ग्यूमेंट्स गई हैं? माई लिस्ट के पास क्या आ गया? माई लिस्ट हैज 1 एंड 4, तो यही मेरी लिस्ट 1 है और यही मेरी माई लिस्ट है। ये माई लिस्ट है और ये मेरी लिस्ट 1 है, सेम चीज को रेफर कर रहे हैं। अब इसने कहा इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ एज इट इज प्रिंट हो गया लिस्ट रिसीव्ड माई लिस्ट, यानी कि 1 4। ये लिस्ट 1 है, अंदर अभी इसके क्या गई है? 1,4 गई है। अब हमने एक न्यू लिस्ट ले ली जिसका नाम न्यू है और इसके अंदर 2 वैल्यूज है 3,5। फिर हमने कहा माई लिस्ट इज इक्वल टू न्यू, यानी कि जो न्यू की वैल्यूज है वो माई लिस्ट में आ जाए।
अब अभी तक मेरी माई लिस्ट और लिस्ट 1 और 4 थी, लेकिन अब मेरी माई लिस्ट क्या हो गई है, अब हमारी माई लिस्ट हो गई है 3,5, क्योंकि हमने न्यू जो लिस्ट है उसको उसे असाइन करा दिया, ठीक है। और इसने कहा माई लिस्ट डॉट अपेंड 6, यानी कि इस लिस्ट में आप 6 को अपेंड करा दो, तो इसमें 3, 5, 6 आ गया। नाउ लिस्ट विद इन द कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंजेस, दैट इज माई लिस्ट। अब अंदर माई लिस्ट में क्या आ गया, 3, 5 एंड 6, और बाहर हमारी लिस्ट में क्या था, 1 एंड 4 था। अब इसने कहा रिटर्न, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, तो ये कह रहा है चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड। तो जब ये लास्ट में हमसे लाइन नंबर 10 से प्रिंट कराएगा लिस्ट 1, सॉरी यहां जब प्रिंट कराएगा लाइन नंबर 12 पे लिस्ट 1, तो वो हमारी सेम रहेगी, दैट इज 1,4, ठीक है। बाहर थी 1,4, अंदर गए माई लिस्ट को दूसरी लिस्ट को असाइन करा दिया और अपेंड कराया, तो 3, 5, 6 हो गई, लेकिन बाहर तो लिस्ट 1 नाम की लिस्ट एज इट इज रखी है, तो वो 1,4 ही रहेगी, ठीक है। तो हमने ये चीज ध्यान रखनी है, अगर हमने कॉलिंग के टाइम पे इम्यूटेबल डेटा टाइप पास किया है उस केस में, या फिर हमने अगर लिस्ट पास की है जो कि एक म्यूटेबल डेटा टाइप है और उस लिस्ट को किसी दूसरी लिस्ट को असाइन कराया है, उस केस में फंक्शन के चेंजेस बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने म्यूटेबल डेटा टाइप दिया है लाइक लिस्ट और डिक्शनरीज, तो जो चेंजेस फंक्शन के अंदर होंगे वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। जब इसके बेसिस पे हम PYQs करेंगे तब आपको एग्जैक्टली आउटपुट जब निकलेगा, तो यू विल गेट टू नो कि हाउ द डिफरेंस इज देयर एंड हाउ द आउटपुट इज कमिंग बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो बस ये हमारे टॉपिक थे फंक्शंस चैप्टर में से जो हमने कवर अप किए स्टूडेंट्स। आई होप दीज ऑल टॉपिक्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल कोई डाउट है इन टॉपिक्स में, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इसके बाद अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जो PYQ थे पाइथन रिवीजन टूर के, अगर आप वो देखना चाहते हैं, यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल एंड सर्च द प्लेलिस्ट फ्रॉम देयर। वहां पे आपको वन शॉट्स के नाम से के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वन शॉट्स एंड PYQs के नाम से, वन शॉट्स प्लस PYQs के नाम से आपको मिलेगी। उसमें जाके आप अभी तक की जितनी वीडियोस उसमें डली हुई हैं, लाइक 3 वीडियोस हैं अभी तक उसमें, 2 पाइथन रिवीजन टूर की और एक आपकी PYQs की पाइथन रिवीजन टूर की, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में with the another one shot or the previous year questions based on the chapters. And if you find this video helpful, you can like it, share it and subscribe the channel for more such updates. Meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.